प्रणाम, आकाश नाम है मेरा। आप खबर गांव देख रहे हैं और ये बिहार से जुड़ा हमारा खास शो इलेक्शन वॉच है। अमूमन आप देखते हैं कि मैं खड़े हो जाता हूँ सीधे सीधे और एक स्क्रिप्ट लिख के लाया होता हूँ बिहार की पॉलिटिकल जो घटनाएं चल रही हैं उस पर, और आपके सामने बाँच के चले जाते हैं। बीच बीच में आप कुछ एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। आज फॉर्मेट तोड़ा गया है, थोड़ा अलग है। आज हमारे साथ आपको स्क्रीन पर दो लोग दिख रहे होंगे। एक मेहमान है और एक घर के ही हैं। मतलब मुर्गी दाल बराबर वाली टाइप तो बात नहीं कहूँगा, क्योंकि रिपोर्टर हैं और आप लगातार खबर गांव पे इनकी रिपोर्ट्स देखते हैं। ऋषिकेश हमारे साथ हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज, जामिया से आप रिसर्च कर रहे हैं जाति और लोकतंत्र के विषय पर। शुरू करेंगे हम बातचीत, और पूरे बिहार में इस हफ्ते जो भी पॉलिटिकल घटनाक्रम हुई, आपने बिहार में जो रिपोर्टिंग के दौरान देखा उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सूचना है कि बिहार से जुड़े एक बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार शंकरचंद ठाकुर जी का निधन हो गया है। उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर कई किताबें लिखी थीं। मसलन लालू प्रसाद यादव को लेकर सबल्टर्न साहेब, और नीतीश कुमार को लेकर द सिंगल मैन। फिर उनकी एक और किताब बिहार को लेकर आई, द ब्रदर्स बिहारी, जिसमें लालू और नीतीश, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों की कहानी है। बहुत ही सुंदर किताब और बहुत ही कायदे से उसमें जो पॉलिटिकल घटनाक्रम रहा है बिहार में उसको उन्होंने दर्ज किया है। जब आप जो हमारे दर्शक मगध साम्राज्य देख रहे हैं उसमें वो देख पा रहे होंगे कि लगातार उनके संदर्भ से कई सारी चीज़ें लिखी गई। ऋषिकेश, आपकी कभी मुलाकात है? मतलब मेरी तो मुलाकात नहीं है उनसे, कभी आपकी मुलाकात रही? जैसे मेरी मुलाकात है, 2 मुलाकातें हैं, और वो उस टाइम की है जब हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हुआ करते थे, और एक बार जब 2000 पिछले विधानसभा चुनाव के आसपास थी। तो फ़ोन पे एक आध बार कभी बातचीत हो गई। और इस बार मैंने बहुत सोचा था कि जैसे मगध साम्राज्य के एपिसोड्स, मतलब चूंकि चुनाव में ज़्यादा बिजी रहा ग्राउंड पे, तो उस व्यस्तता के बीच में मैंने भेजा नहीं। सोचा भी था कि मतलब इधर इस बीच मिलूं या फिर उनको सारे लिंक्स भेजूं। लेकिन मतलब आज अचानक से ये सुबह खबर मिली। जब से ये खबर आई उसके बाद से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तमाम पत्रकार और रिपोर्टर उनके बारे में लिख रहे हैं कि अगर मतलब बिहार में आपको चुनिंदा, या देश में अगर कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो सियासत की नब्ज समझ पाते हैं, उसको टटोल पाते हैं, तो उसमें से वो एक थे। ओपनिंग रिमार्क रिपोर्टर ऋषिकेश जी की ओर से। आप गए रिपोर्टिंग पे, आप 1 महीने थे बिहार में और आपने राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा मतलब चल रही थी, 1 महीने में जो सारे बड़े इवेंट्स हुए वहाँ बिहार में, प्रधानमंत्री की रैली, राहुल गांधी की यात्रा, पहला दिन, आखिरी दिन, बीच का दिन, प्रधानमंत्री की रैली, लगभग हमने सारी चीजें वहाँ देखी। तो अभी क्या माहौल है बिहार में? बिहार में माहौल इस चीज का ऐसा है कि देखिए, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा को कर रहे थे, तो उस दौरान बिहार की जो जनता है वो एक चीज तो जान रही थी कि राहुल गांधी आपके यहाँ हैं। और 1 दिन से नहीं, मतलब मान लीजिए 10 दिन से हैं और 7 दिन और रहेंगे, 5 दिन से हैं, 12 दिन और रहेंगे। तो आखिर क्यों हैं, ये जिज्ञासा तो एकदम पैदा होगी कि आखिर क्यों है। तो जो उन्होंने टर्म जो यूज किया, वोट चोरी, जैसा उनका था नारा कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो लोगों का कॉन्शियसनेस थोड़ा सा इस चीज को लेके जागा कि आखिर ये क्या रहे हैं, कि क्या मतलब हमारा वोट चोरी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके कई अलग अलग पक्ष दिखे। एक पक्ष ये दिखा कि एक जगह मैं जहाँ गया तो मैंने वहाँ पूछा लोगों से कि आप लोगों को पता है कि आपका वोट है या नहीं है। तो वो एकदम अपर कास्ट जाति के लोग थे, और एक मतलब मंदिर के चबूतरे पे से अपना बैठ के ताश खेल रहे थे। उन्होंने पूछा आप लोगों को पता है कि आपका वोट बचा है या कट गया है। तो उन्होंने कहा कि ये तो तभी पता चलेगा जब वोट देने जाएंगे और नाम हमारा पब्लिश होके आएगा, तो वोटर वाली जो पर्ची आती है छोटी। तो हमने बोला कि कहीं गांव में या कहीं बूथ पे कहीं ये चीज है चस्पा की हुई। बोले कि होगी तो नहीं पता, लेकिन वो तो अब तभी पता चलेगा। हम बोले कि नहीं, हमें तो सब पता है, देखिए हमें आपके यहाँ का सारा लिस्ट पता है कि आपके यहाँ से कितने लोगों का कटा, क्यों कटा, लेकिन नहीं, हमें ये सब नहीं पता। तो ये तब था जब कम से कम यात्रा के 10 दिन गुजर चुके थे, और उस वक्त तक ये स्थिति थी कि लोगों को पता ही नहीं है। और दूसरी ये स्थिति थी कि स्थानीय नेता जो थे विपक्ष के, वो काफी ज्यादा सक्रिय थे। ठीक है, तो उससे एक चीज ये हुआ कि अपने लेवल पे जितने भी लोग उन्हें नजर आए कि अगर उनका कटा हुआ है
और वो लोग जिंदा हैं या स्थानांतरित नहीं हैं, तो उन लोगों ने अपना जुड़वा दिया। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बताऊंगा कि मुझे एक जगह से कॉल आया, ठीक है। जिला बता दीजिए। हाँ, जिला कैमूर। अच्छा, तो कैमूर नहीं, भभुआ। भभुआ बड़ा बगल में ही confusion- है कैमूर, मतलब कितना कितना कंफ्यूजन है, लोग एकदम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सासाराम है कि रोहतास है। मत रहिए कंफ्यूज, प्रशांत किशोर लग्गी लेके दौड़ाए हुए हैं पत्रकारों को बिहार में जिले के नाम पर। तो भभुआ है कि रोहतास, ये भभुआ है कि कैमूर है, उसके बाद मोतिहारी है कि मतलब वो चंपारण, तो एक बड़ा कि बेतिया है कि वो, तो इस तरीके से लेके बड़ा एक कंफ्यूजन इस चीज को लेके क्रिएट रहता है। तो हम जब वहां पे एक कॉल आया कि भैया आइए, यहाँ पे 10 ऐसे लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया है और आप हमारे यहाँ आइए, इसको कवर करिए और सबका सर नाम जुड़वाइए, ये चुनाव आयोग बहुत गलत काम कर रहा है। उनके चक्कर में हम गया से चले गए कैमूर, 100 किलोमीटर का सफर करके, ठीक है। और रात में ही बात हुई, हमने बोला कि सुबह हम आएंगे कितने बजे तक, तो 8 बजे तक हम आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के आपके साथ चलेंगे उस गांव। तो उसके बाद सुबह जब पहुंच के हमने उनको कॉल किया कि भैया कहाँ मिलेंगे आप, तो बोले कह रहे सर हमने आपको रात में कॉल नहीं किया। अरे हमने बोला तो पूरा नाम सारा जुड़ गया, कि सारा नाम जुड़वा दिए सर, एकदम दम बोले कि नाम जुड़ना चाहिए, नाम कटना नहीं चाहिए किसी का, तो सर हमने सारा नाम जुड़वा दिया। अब आप, ठीक है नाम जुड़ गया, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पे आपको हताशा कि होती है। हाँ। मतलब अगर तुमको जुड़वाना ही था तो भाई, मतलब एक रिपोर्टर को तो हमेशा यही लगता है ना कि भाई स्टोरी मर गई, हमारे काम करने से अगर वो हो जाता तो थोड़ा हमें होता है कि नहीं भाई हमने किया, उसके बाद प्रशासन पे था कि नहीं हमने सारा कुछ करवा दिया, और अपना ही आदमी था बीएलओ, उसका नौकरी चला जाता सर, तो पूरा मतलब वो आदमी पूरा उस चीज का क्रेडिट ले रहा है। मैं ये मानता हूं कि एसआईआर उतना दम नहीं दिखा पाया, और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई चुनावी मुद्दा होने जा रहा है। मतलब मुद्दे के तौर पे वो दम नहीं दिखा पाए विपक्ष के लिए। अरे जैसे क्या हुआ कि एक बहुत ही मतलब एक विधायक थे किसी सीट के, और यात्रा में हमारे साथ घूम रहे थे। नाम तो बताइए। नाम क्यों ही बताना, अरे भाई नाम ऐसे बता देंगे फिर तो कोई बात ही नहीं बताएगा। पार्टी ही बता तो कांग्रेस, अच्छा, हाँ। तो एक विधायक साथ में यात्रा में घूम रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि क्यों, मतलब हमने बोला कैसा चल रहा है, क्या इसका प्रभाव। तो उन्होंने बोला कि प्रभाव क्या, ये सब मटिया मीट कर देंगे हमारा, कि भाई इन जिन चीज़ों का असर नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों में मतलब हमारी आपत्ति दर्ज कराने के बाद सुधार हो जा रहे हैं, तो ये हमें 15 दिन 17 दिन हम एक एक घर पहुंचते तो हमारा ज़्यादा वोट बढ़ता। अब ये कौन, ये अगर हम 17 दिन हम यहाँ बिजी रहे, 5 दिन उसके पहले बिजी रहे, तो ये पूरा 1 महीना जो हमारा गया, उस 1 महीने में हम कम से कम हम 50 गांव तो हम घूम ही जाते। और जैसे ये आप आपत्ति दर्ज कराने वाली जो बात आप कह रहे हो, उसमें मैंने ये भी देखा कि जैसे ये लोग यात्रा तो कर रहे हैं कि भाई मृत को जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और फर्जीवाड़ा है, मतलब 50 तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आई तो वो चुनाव आयोग का आप डाटा उठा के देखिए तो उसमें एकदम खाली है वो बॉक्स कि मतलब किस पार्टी की ओर से कितनी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। मेरे ख्याल से इकलौता भाकपा माले है जिसने 84 या 85 लोगों के नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी कि मतलब इनका नाम गलत तरीके से काटा गया। एक सीट थी गया की, मतलब गया के एक विधानसभा से, मतलब मानपुर, ये वजीरगंज विधानसभा सीट के एक बूथ पे मैं गया। गया जी बोलिए, अच्छा नाम बदल गया है। तो क्या हुआ कि हमने एक लिस्ट निकाला बूथ का, उसमें हमने देखा कि 94 लोग थे, जिसमें 67 लोगों को मृत बताया गया, ठीक है। तो मुझे लगा कि इंटेंसिव रिवीजन तो हर बार होता है, हर चुनाव से पहले होता है। वो विधानसभा चुनाव के टाइम में, मतलब जब भी अगला चुनाव होता है उससे पहले अगर मृतकों की बात अगर पता लग जाए तो बीएलओ का नाम हम हटा देते हैं। बोला कि 67 2024 में अगर मान लीजिए काटा होगा, या अगर 2020 में, मतलब एक बूथ पे 67 लोग इतनी जल्दी तो नहीं मर सकते, मतलब जब तक कोई भारी आपदा नहीं आई होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो हमें लगा कि यहाँ कुछ है, तो हम वहां पे गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब हमने वहां लोगों से पूछा कि ये फलाना फलाना फलाना, वो सारे लोगों को वो नाम याद थे, मतलब एक पूरा, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो वो तो क्या, अरे ये तो मर गए थे, नहीं तो मर गए थे, यहाँ रहल थे, मर गए थे, मतलब ये सारे लोग मर गए। फिर हमें लगा कि वो 67 लोग एक्चुअल में मतलब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन अलग अलग समय पर, और उनका नाम नहीं कटा था वोटर लिस्ट। तो चुनाव आयोग को जो काम, मतलब जैसे जिस व्यक्ति की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, चुनाव आयोग को 10 साल पहले वो हटा देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो नाम अब भी थे। तो हो सकता है चुनाव आयोग को ये लगा हो कि अब
इतने सारे वोटर्स हो गए हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या मृतकों की हो सकती है, ठीक है, मृत व्यक्तियों की। तो अब वो हाई टाइम आ गया है जब हमें ये नाम सारे हटाने हैं। तो कंफ्यूजन यहीं पे सारा क्रिएट हुआ है कि 2024 से पहले भी तो आपने हटाया होगा, फिर अचानक से इतने लोग कैसे मर गए। वहां जाके सच्चाई ये एक पता साल चली में कि घुसपैठिए भी आ जा रहे हैं। तो उन्होंने मतलब वहां जाके ये पता चला कि एक्चुअल में वो नाम हटाए ही नहीं थे। तो सब कुछ एकदम ऐसे पुराने ढर्रे पे अपना ऐसे ही चल रहा था। और इस बार जब चुनाव आयोग को ये लगा, इतने सारे नाम, जब 65 लाख नाम जब सामने आए, तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ धांधली है। लेकिन कुछ जगहों पे जब हमने जाके देखा तो थी चीजें सही, और उसके बाद आपत्ति दर्ज कराने पे नाम जुड़ भी रहे थे। तो यही मसला है कि जैसे चुनाव आयोग SIR जब करा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने उस प्रोसेस का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ SIR तो जरूरी है, लेकिन विरोध इस बात का हो रहा था कि ये जो आपने टाइम चुना है कि आप एकदम तुरंत में सब कुछ कर देना चाहते हैं, एकदम जब आपके सिर पे इलेक्शन चुनाव खड़ा है उस वक्त में, और बहुत जल्दी में ये चीजें निपटाई जा रही हैं। तो एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल विपक्ष को लेकर था कि जब आप वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लगाया तमाम विपक्ष के नेता कि गलत तरीके से SIR के जरिए चुनाव आयोग वोटर्स का नाम काट रहा है, और ये सब बीजेपी सरकार के इशारे पे हो रहा है। तो ये मुद्दा उठाने के साथ साथ आपको आपत्तियां भी दर्ज करानी चाहिए थी, ताकि वो नंबर भी दिखता है ना, कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसमें से अगर आप 1-1.5 लाख भी अगर आप साबित कर पाते कि ये गलत तरीके से नाम कटा है, फिर एक वजन आती। नहीं, कांग्रेस इस मामले में सक्रिय तो रही। मतलब कांग्रेस से ज्यादा मैं आरजेडी कहूंगा, जो सारे जिन लोगों के नाम मृतकों में डाले गए थे उन सबको लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। लेकिन वो 65 लाख आप बोल रहे हैं, ठीक है, 65 लाख में मान लेते हैं कि 10 लाख हो सकता है मर गए, तो इसके बाद 55 लाख बचे। 50 लाख में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको मृत घोषित कर दिया गया होगा और जो जिंदा होंगे। इसके बाद भी आप मात्र 9, 10, 11 लोगों को लेकर जाते हैं। तो ये भी तो एक सवाल है कि मात्र 65 लाख में आप 9, 10 लोगों को ले जा पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। नहीं, वो एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन फिर भी हम कहें कि जब 65 लाख एक बड़ा नंबर होता है, टोटल आबादी 13 करोड़ की बिहार की है, और उसमें 1 करोड़ के करीब आप काट दे रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, उसमें आप 9, 10, कम से कम 100-150 तो लेकर ही जाना। जब आपको ले ही जाना था तो कम से कम ले जाते इतने, तो ये तो और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उसका होता कि हाँ ठीक है। पटना में एक चैनल का कॉन्क्लेव हो रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ जो पत्रकार हैं संतोष सिंह, वो थे। तो उन्होंने कन्हैया कुमार का इंटरव्यू चल रहा था, तो कन्हैया कुमार से यही सवाल पूछा कि भाई आप लोगों ने इतनी बड़ी यात्रा की, सब कुछ किया, आपने कुछ आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराई जिससे इसमें थोड़ा वजन और बढ़ता। तो कन्हैया कुमार ने कहा कि भाई ये हमारी गलती है और हमारा संगठन कमज़ोर है, बिहार में ना के बराबर है, तो ये इस जगह पे हम मात खा गए और हमारी कमजोरी रही। खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, क्योंकि माले ने बहुत आपत्तियां दर्ज कराई, और माले एक ऐसा संगठन है जो आपत्तियां दर्ज कराने के लिए जाता है। अब सोचिए कि क्योंकि भाकपा माले का काडर अभी भी उस तरह से जब आप सोचिए कि जब बिहार 90 के दशक को जब आप याद करें, जब बहुत ज्यादा बूथ लूट की जो घटनाएं होती थी, उस समय कांग्रेस वाले उतना नहीं कराते थे, लेकिन माले जाके कराता था। माले ने बकायदा शायद एक चुनाव था, सांसदी का चुनाव था, जिसमें शहाबुद्दीन जब लड़े थे, तो माले ने 250 से ऊपर आपत्तियां दर्ज कराई थी सिर्फ उस सीट पे, जबकि वो सबसे ज्यादा रिस्की था। तो मतलब माले में ये है कि अगर वो किसी चीज का विरोध मुंह से बोल के करते हैं तो वो कागजों में भी दिखता है। हाँ, तो वोटर अधिकार यात्रा जो है वो आखिरी दिन उसका हुआ पटना में। वहां पे भीड़ का माहौल क्या था, और फिर वहां एक जो दूसरी पार्टी के लोग थे जो इस खेमे में नहीं थे, इंडिया ब्लॉक में, वो किस तरह से विरोध करने की सोच रहे थे, और फिर पुलिस से उनकी क्या बातचीत हुई थी, वो जरा बताइए। देखिए, जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था, तो वो पूरा रूट था ये पटना गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से वो निकलते, जो कि मौर्य लोग, मतलब बिस्कुमान के सामने वाला गेट, ठीक है, वहां से वो निकलते, SP वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, IT गोलंबर से होते हुए वो अंबेडकर मूर्ति तक, पटना हाईकोर्ट के सामने से वो अंबेडकर मूर्ति वो निकल जाते। तो ये उनका पूरा रूट था। अब प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाला जो मामला था, वो 3-4 दिनों पहले ही पूरा एकदम गरमाया हुआ था। तो इनका था कि कई बीजेपी के सीनियर लीडर्स मौर्य लोक में रुके हुए थे, और वहीं पे उनका अपना कार्यक्रम था कि सामने से आके विरोध दर्ज कराएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आरा में कुछ ABVP के और बीजेपी के जो नेता थे, उन लोगों ने विरोध किया, राहुल गांधी ने चॉकलेट दिया था। तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से ही, लेकिन इस बार बहुत सीनियर लीडर्स थे उसमें, ठीक है। तो एक मतलब
3-4 जो सबसे बड़े नेताओं में जिनको आप गिन सकते हैं, मंत्रिमंडल के लोग। हाँ, हमने एक चीज ये देखा कि वो जब हमको वहां से जाना था, हमने सोचा कि जब उस गेट से जब सारी भीड़ जब निकलेगी तो हम फ्रंट पे नहीं रह पाएंगे, फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम मौर्य लोक ही जाके ठहरते हैं और मौर्य लोक में ही उन सारे लोगों की मौजूदगी होगी, तो वहां जाते हैं। तो एक बड़े पुलिस अधिकारी ने वहां जाके सब बीजेपी नेताओं को समझाया कि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है सामने से, ठीक है, उन लोगों के हाथ में लाठी डंडे और तमाम तरह की चीज़ है। अगर इतना मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी भी तरीके से अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर भगदड़ भी मच सकती है और स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। तो बस एक ही अपील मैं आपसे और एक करूंगा, युद्ध हो ही चुका था उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं तो उसमें एकदम बहुत क्लियर मतलब एकदम असमर्थता जाहिर करते हुए सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, रास्ता साफ कर दीजिए, इनका अधिकार है, इनको जाने दीजिए, कभी और जो करना होगा आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन आज बख्श दीजिए, क्योंकि आज अगर कुछ ऐसा हुआ तो इस कॉन्फ्लिक्ट में कई निर्दोष लोगों की भी जान वान जा सकती है। तो ये उसके बात बाद वो किसको समझा रहे थे? मतलब समझा रहे थे, मतलब बहुत बड़े नेता थे, मतलब बहुत बड़े बड़े नेता थे। इनफैक्ट जो 3-4 जो बड़े बड़े फेसेस थे उनकी मौजूदगी वो अब थी। मुरैठा वगैरह नहीं बांधते ना? नहीं मतलब थे वहां पे अब क्या ही मतलब थे वो बड़े बड़े अब कहने का बिहार में तो आम मतलब ये तो आम रिवाज है कि भाई गमछा मुरैठा लोग बांधते रहते हैं। मामला ये अलग बात है कि कुछ ही लोग हैं जिन्होंने संकल्प लेकर बांधा हुआ। मामला ये है कि अब आपने अपनी आंखों से कुछ देखा, ठीक है, और हमने एक पुलिस अधिकारी का मतलब अगर नाम ले लें, अगर हम उस नेता का नाम ले लें और वो लोग हमसे कहें कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने रिकॉर्ड करके तो कुछ रखा नहीं है, तो ठीक है, मतलब लोग अपनी कहानी सुने और कहानी सुन के तय करेंगे कौन नेता रहे होंगे, कौन अधिकारी रहे होंगे, किसके पास वो पूरा जुरिस्डिक्शन रहा होगा। हाँ। पप्पू यादव के साथ क्या हो गया पटना में? फिर उनको गाड़ी वाड़ी से उतार दिया गया था क्या? एक फोटो चल रही थी जिसमें वो एक स्टूल पे ना ऐसे सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। अब लगातार लोग वो फोटो शेयर करके लिख रहे थे कि इनकी फिर फजीहत हो गई, इनको फिर गाड़ी से उतार दिया। पप्पू यादव जब रैली में जब साथ चलते थे इस पूरी यात्रा में, तो एक चीज मैं देखता था कि पप्पू यादव को भले पहली वाली गाड़ी में जगह मिले ना मिले, लेकिन जब वो यात्रा वहां से जब गुजर जाती थी तो फिर पप्पू यादव अलग से अपनी गाड़ी लेके पीछे से आते थे। उनसे जब भी ये पूछा जाता है कि मतलब कांग्रेस आप सांसद भी बन जाते हैं, आप निर्दलीय लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर भी आपकी स्थिति ये है, तो बार बार कहते हैं कि यादव और मुसलमानों ने मुझे धोखा दिया है, कि ये तैयार ही नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के बाद वो मुझे यादवों का नेता स्वीकार कर ले। यादव जाति के आसपास और वो जो पूरा MY समीकरण की बात होती है, तो वो कास्ट के लिहाज से वो पॉलिटिकल कहाँ मतलब मार खा रहे हैं पप्पू यादव? तो जो वो खुद कह रहे हैं कि हमें यादव और मुसलमानों ने धोखा दिया, क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? नहीं तो वो जाते ही क्यों है? वहां जहां जा रहे हैं वहां पे भी तो यही वोट बड़ा है, एक चंक जो है वो इसी कास्ट का है या मतलब रिलीजन का। उस पूरे यात्रा की हाँ, जब बात करें तो वहां उसमें संख्या वही दो ही लोग तो झंडा उठा रहे हैं, और फिर आप उसी में जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं वहीं आप स्पेस बनाना चाहते हैं। तो जबकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है जो आप कहना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कुछ और है, मतलब तो आप उस स्ट्रेंथ को और क्यों मजबूत नहीं करना चाह रहे हैं? ठीक है, आप मदद करना पूर्णिया के सांसद हैं, मदद करें पूरे बिहार में, तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हर एक सांसद को करना चाहिए, और उससे उनको मतलब फेम भी मिलता है। और लेकिन उन्होंने 5 एम्बुलेंस चलवाया, कल फिर एक वीडियो आया है 500 की गड्डी लेके एकदम दनादन बांट रहे हैं 500 का। वो बांटना तो मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर अच्छा नहीं मानता हूँ कि आप पैसा बांटना, आप समर्थ करिए लोगों को, आप उनको रोजगार दीजिए या ऐसे रोजगार के लिए उनको कुछ फैक्ट्री वहाँ खुलवाइए, इसके लिए करना चाहिए। आप पैसा बांटना तो मतलब आप एक तरीके से इनडायरेक्टली आप ब्राइब दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनसे पंकज भाई से ये भी पूछना चाहिए कि बीते दिनों जो थोड़ा सा स्टैंड बदलने की उन्होंने कोशिश की, हाँ, मतलब वो तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, गले भी मिल लिए, उनको जननायक तक कह दिया उन्होंने तेजस्वी यादव को, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब धीरे धीरे मामला सेटल हो गया है। मामला सेटल उनको लग रहा है कि सेटल हो गया है, कि एक ये भी है कि लालू प्रसाद जी अपने स्वास्थ्य के मामले में धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और अगला मतलब उसके तेजस्वी उनके सामने बहुत छोटे भी हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों लोग, तो उनको लग रहा है कि ठीक है, और एक आरोप लगा रहे हैं कि यादव और वो लोग मतलब हमको धोखा दिए हैं, तो हमें आप नेता मान लीजिए। यादव और मुसलमान को वो मैसेज दे रहे हैं कि आप हमें नेता मान लीजिए और हम वो लालू यादव की जो एक स्पेस है उसको हम फुलफिल कर देंगे। तो एक ये भी हो सकता है वो मैसेज देना चाह रहे हो, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। अभी बिहार की सोसाइटी में
और या बिहार के पूरे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में अभी कुछ दिन तक तो ये लोग एक्सेप्टेंस नहीं है इन सोसाइटीज़ का, मतलब इस कास्ट का, यादव का। इंडिविजुअल आप ठीक है, आप कितनी संख्या ज़्यादा है, 14-15% के करीब हैं, आप 50 विधायक भी बन जाएंगे ओवरऑल सारी पार्टी से मिला के, लेकिन एज ए सीएम आपकी कास्ट को कोई देखना चाहता है बिहार में, हम लोग जब जाते हैं तो सबसे लड़ाई इन्हीं का है। मतलब हर एक कम्युनिटी से फाइट इन्हीं लोगों का है। क्या वजह है इसकी? कई वजह है। एक तो है कि आप उद्दंडता करते हैं, आप प्रोटेक्शन देने के बजाय आप उन कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं जो इनसे कमज़ोर है, तो आप प्रोटेक्शन देंगे तो हो सकता है आपके साथ आएँ। इसके बाद जब सरकार आएगी तो आप गुंडागर्दी आप करेंगे, सरकार आएगी तो आप ठेका पट्टा सारा कुछ आप ही लेंगे, दूसरे कम्युनिटीज केवल आपको वोट बैंक आपने समझ रखा है या वोट आपको दें। तो आप जो जिस चीज़ के लिए आपने मूवमेंट किया था बिहार में और जो संघर्ष था वही तो आप कर रहे हैं, तो फिर दूसरी कम्युनिटी जो संख्या बल में कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो आपको चुनाव में क्यों वोट दें या क्यों आपकी सरकार लाना चाहे, जबकि सबसे ज़्यादा अटैक आपके लोग करते हैं उन पर। मैं आपको 2020 चुनाव का एक उदाहरण दूंगा। पहले चरण में एकदम ऐसा लगने लगा था कि आरजेडी की सरकार बनेगी, ठीक है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। फॉरवर्ड कास्ट ने ये सोचकर वोट भी किया पहले चरण में कि थोड़ा सा हम पास्ट को भूलते हैं, आदमी नौकरी देने की बात कर रहा है, 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है, तो आगे बढ़ के इस बार वोट करते हैं। लेकिन पहले चरण के बाद एक सोसाइटी में एक अलग तरह की चीजें दिखने लगी, जब ऐसा लगा कि जो यादव जाति के लोग हैं वो लोग उनसे मतलब एक नहीं होता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सामने वाले को ये फील करा दे रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कई बार तेजस्वी यादव ने खुद भी अपील किया है अपने कार्यकर्ताओं से कि वो थोड़ा संयमित रहें। ये सब जानते हैं, ये आरजेडी खुद भी एक्सेप्ट करती है कि उनके तरफ से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है। मतलब उनके कार्यकर्ता उन्हें जिताते भी हैं, उनके कार्यकर्ता उन्हें हराते भी हैं, रोल उन्हीं का है। तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट किया फॉरवर्ड ने, लेकिन ये सब चीजें जब हुई तो पहली मतलब फॉरवर्ड कास्ट को ये लगने लगा कि ठीक है, विकास नौकरी ये सब चीजें तो होती रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जिस्टेंस पर ही हमारे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने अपना मन बदला और फिर देखिए कितना कम मार्जिन रहा। मतलब सारे सीटों को आप लगभग जोड़ दें तो बहुत ही कम मार्जिन रहा पूरे मतलब इस विधानसभा के करीब पूरा ओवरऑल मामला है। ये चीजें बदलती हैं। और उसके बाद आपने एक चीज ये भी देखा कि जब चुनाव के रिजल्ट आए तो आरा में आपने देखा होगा कि सड़क पे तोड़ फोड़, आगजनी, ये सब भी चीजें हुई। तो ये एक फैक्टर हमेशा काम करता है। अगर पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे ना तो यही फैक्टर होता है। अगर मुझे कोई कहे कि क्या फैक्टर है तो हम बोले कि यही एक फैक्टर है। नहीं, जैसे पिछली बार भी जब मतलब इनकी जो रैली हो रही है, यही रैली अगर आप, क्योंकि जो इनके खिलाफ जो गुस्सा है इस सेक्शन के खिलाफ, तो अगर आप ये लोग साइलेंटली, जैसे नीतीश कुमार जो करते हैं, नीतीश कुमार कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं करते हैं, कोई रैली भी बहुत बड़ी नहीं करते हैं पटना में कि गांधी मैदान को घेरना है, वो ऐसा मैसेज भी नहीं देते। उनको पता है कि हमारा जो वोटर है वो बहुत साइलेंट वोटर है और उसको ये सब वायलेंस और ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसलिए नीतीश कुमार का पूरी स्ट्रेटेजी ही दूसरी तरीके से रहती है। वो विजिबिलिटी वो नहीं है जितना उनको उनका वोटर है। ये लोग क्या करते हैं, इनको ये मैसेज ही दे देते हैं विजिबिलिटी का, और मैसेज जैसे ही विजिबिलिटी का देते हैं कि इनके लोग झंडे के साथ लाठी लेकर ये सब जाते हैं, और वही मैसेज चला जाता है सोसाइटी में कि ये लोग अभी गवर्नमेंट में नहीं है तो ये स्थिति है, अगर गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो क्या होगा। बस वहीं से चुनाव 2024 चुनाव से पहले कुछ चीजें बैन की गई थी। तेजस्वी यादव ने खुद अपील करके कहा था कि शायद गमछा और कुछ चीजें मतलब यूज ना करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को। तो इस चीज का मैसेज गया कि भाई गमछा ही पहचान है, और ये कह रहे हैं कि गमछा लेकर नहीं चलने के लिए, उसकी जगह शायद मुझे ध्यान नहीं है, शायद टोपी पहन के चलने के लिए कुछ कह रहे थे। तो ये अपील कुछ मतलब खुद तेजस्वी यादव ने भी की है पहले। अब इसमें यात्रा के दौरान ही एक जगह दरभंगा में गाली कांड हो गई। कांग्रेस के मंच से किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दे दिया। उसके बाद बीजेपी ने बंद का आह्वान किया कि बिहार को बंद करेंगे हम। उसमें मारा पीटी की तरह तरह की तस्वीरें आई कि कहीं महिलाओं से बदसलूकी हो रही है, कहीं पुलिस वाले को ही रोक दिया कि तुम्हें ही आगे नहीं जाने देंगे। और फिर उसके बाद एक आ गया बीड़ी चर्चा में। तो मैं इन तीनों को जोड़ा इसलिए, मैंने एबीपी के एक पत्रकार हैं मनोज मुकुल, उनका मैं एक ट्वीट लिख के लाया हूँ। उन्होंने बड़ा मजेदार लिखा कि राहुल की यात्रा के बाद स्कोर 1-0 इंडिया वर्सेस एनडीए। दरभंगा गाली कांड के बाद स्कोर 1-1। मोदी के आंसू के बाद स्कोर, गाली हुआ फिर मोदी जी आए, उन्होंने भाषण दिया 1-2। अच्छा, एनडीए की तरफ 2, अच्छा इंडिया की तरफ। फिर बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान किया कि हम बिहार बंद करेंगे। बीजेपी के बिहार बंद के बाद स्कोर 2-1। अच्छा।
अब जब बीड़ी विवाद हुआ उसके बाद हो गया 2-2, है ना। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ कि कोई बीड़ी वाला ट्वीट केरला कांग्रेस के पेज से ट्वीट हो जाए और स्कोर बराबर हो जाए, मुझे नहीं लगता। मसला बीड़ी वाला लोगों को मैं बता देता हूँ। तो जीएसटी को लेकर आपने खबरें देखी होंगी कि उसको रिवाइज किया गया है नए तरीके से, वो स्लैब वगैरह अपडेट हुआ है। तो उसमें एक कांग्रेस केरला के ट्विटर हैंडल से एक टेबल ट्वीट किया गया जिसमें आइटम लिखा है, करंट जीएसटी रेट लिखा है और प्रपोज्ड जीएसटी लिखा है। तो उसमें बीड़ी है, तो बीड़ी पे अभी लगता था 28% और जो प्रपोज्ड है वो 18% का है, तो 10% कम। तो ये टेबल ट्वीट करते हुए कांग्रेस केरला ने लिखा है कि बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विथ बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर। इस पे बवाल मच गया कि इन्होंने बीड़ी और बिहार को ऐड किया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई हम इन चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं। और इसके बाद केरल कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हेड हैं उनका इस्तीफा भी लिया गया है। अच्छा, 3 चीज़ों को कैसे देखा जाए, गाली, बंद और बीड़ी। आपको लग रहा है कि जैसे गाली के बाद प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि जो मेरी माता जी को गाली दिया गया है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ कभी पॉलिटिक्स में नहीं थी, वो इस संसार में भी नहीं है, और लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने मेरी माँ को गाली दी है। वो भावुक थे और उसको देखकर एक वीडियो आया जिसमें बीजेपी बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो बहुत रो रहे थे, है ना। तो ये कहा गया कि भाई ये महिलाओं वाला मुद्दा उठ जाएगा, और नीतीश कुमार के लिए तो माना ही जाता है कि महिला वोटर्स हमेशा उनके पीछे लामबंद रहती हैं। तो क्या वो कोई मुद्दा बनने वाला है या स्कोर सेटल हो जाएगा? 2-2 मुझे लगता यार है एकदम वो WWE के स्क्रिप्टेड मैच नहीं आते थे कि ये फाइट इधर से मारता फिर नहीं, अगर वो एक सप्ताह के लिए वो आया गया वाली बात हो गई, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा, देखिए मुद्दे कब बनते हैं, जब आपकी पार्टी बाकी चीजों के लिए सेंसिटिव हो। अगर ऐसा आपके यहाँ एक ऐसा रूल हो कि ये चीज आपके यहाँ नॉन निगोशिएबल है, चाहे किसी के साथ भी हो, चाहे वो कोई राहुल गांधी को गाली दे, विपक्ष के किसी नेता को गाली दे, सोनिया गांधी को गाली दे, किसी को भी कुछ बोले, और आपके पास अगर आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पुलिस है, तब भी अगर आप उसको एकदम नॉन निगोशिएबल की तरह लेते हैं, उन आपके विपक्ष को भी अगर कोई उस तरीके की गाली देता है और आप सक्रिय होते हैं सामने से, तब वो मुद्दा होता है। अब आप देखिए कि जैसे बिहार बंद का इन्होंने आह्वान किया, आखिर में वो फेल हुआ। एक महिला शिक्षिका को आपने पकड़ा, उसको आपने मतलब धक्का मुक्की उनके साथ हुई, ठीक है। एक कोई बीजेपी के कहीं स्थानीय नेता थे, वो गाली दे रहे थे, जिसमें गाली में एकदम सीधे उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये चीजें जब सोशल मीडिया पे जब एकदम आ गई, और उससे पहले भी जैसे जब आप कह रहे हैं कि नीतीश के महिला वोटर, ठीक है, तो तेजस्वी यादव ने ये बात भी तो कही कि आपके डीएनए पे भी तो सवाल खड़ा किया गया था। तो ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। अगर मतलब मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपकी तरफ से अगर ऐसा दिखता है कि इनके जो समर्थक हैं ये बहुत टॉलरेंट हैं, ये इनकी अगर कोई आलोचना करता है तो ये कभी पलट के किसी को गाली नहीं देंगे। और इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो क्या क्या लिखते रहते हैं दूसरे लोगों के बारे में, महिला पत्रकारों, और स्पेशली महिलाओं के बारे में। पुरुष के बारे में लिखें तो ठीक है, एक हद तक माना जा सकता है, ठीक है, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप महिलाओं के बारे में लिख रहे हैं और आपके और भी जो लीडर्स हैं वो कैसी कैसी भाषा का यूज करते हैं। तो ये इस मामले में, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं में दोनों तरफ से सेम चीज है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला। देखिए आखिर मामला क्या है कि आपकी विचारधारा कुछ भी हो, हमारी कुछ भी, इनकी कुछ भी हो, आखिर में हम सब एक इंसान हैं जो एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब विचारधारा को जब परे रख दें तो लक्षण लगभग सेम नजर आएंगे। तो वही है कि अगर सिविक सेंस इनमें नहीं है तो उनमें भी नहीं है। तो ऐसा थोड़े है कि वो आरजेडी के समर्थक हो, सपा के समर्थक हो, कांग्रेस के समर्थक हो, वो सब भी ये काम करते हैं। वीडियो आपको याद होगा कि सुप्रिया श्रीनेत का वो ट्वीट, मंडी में क्या भाव है वाला, हाँ। तो ये भी तो आया ना, ये को लेकर मतलब उसमें तो एकदम प्रोग्रेसिव महिला प्रवक्ता एक सामने से आके ये चीजें बोली, तो सब वही हैं। इस मामले में स्कोर बराबर कर दीजिए। उसमें बिहार बंद के दिन का एक मैं वीडियो देख रहा था उसी दिन कि एक महिला है, उनको गाड़ी से ले जाया जा रहा है, वो प्रेग्नेंट है ना, प्रसव के लिए वो जा रही थी, और उनको बीजेपी के कार्यकर्ता रोक के कह रहे हैं कि कल क्यों नहीं गए। अब ये पूछ के कोई डिलीवरी करेगा? प्रसव पीड़ा पूछ के थोड़ी आएगी कि हाँ कल बंद है बिहार, तो चलो आज ही
ये तो मतलब अजीब सी, मतलब ये तो अजीब नेचुरल बात है। हाँ। और मुझे लगता है वो बहुत मुझे हाँ, जैसे आपने बोला ना कि ये आरजेडी का वो मॉडल है, तो यहाँ पे भी स्कोर बराबर कर दीजिए नहीं, कि वो कहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। तो कहीं वो भी फैक्टर मतलब इधर से काम कर रहा है तो उधर से भी ना कर जाए। बताइए आप, इन दिनों तो आरोप लगता है कि खुद नीतीश जी का ही नहीं चल पा रहा है। नहीं, वो तो ठीक है अभी, क्योंकि जो मैसेज गया है सोसाइटी में, हालांकि वो राजनीतिक तौर पर अभी भी कमजोर नहीं दिखते हैं। अभी भी मतलब कुछ भी हो जाए अभी भी सीएम वही बनेंगे, चाहे सीट कितना भी आ जाए, ये स्थिति उनकी है। लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से जो मैसेज गया है कि वो कौन सा कमजोर है, जादू है अब ये तो उनके नीतीश पास? कुमार कौन ही से बता जादू सकते की हैं, और जब छड़ी वो है? अपनी बायोग्राफी लिखे तभी बता सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और तो कोई नहीं बता सकता कि उनके पास ऐसा कौन सा मैजिक है जो सबको बेहोश कर देते हैं और सब अपना लूट ले जाते हैं। जेडीयू के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको उनमें क्या चिंता रहती है पार्टी को लेकर कि नीतीश जी की तबीयत को लेकर इतने सवाल उठते हैं, फिर आरोप लगता है कि कोई डीके हैं जो सरकार चला रहे हैं। तो इस तो सवाल इन तो सब के बीच में जो बड़े नेता हैं, केसी त्यागी सरीखे नेता, उन लोगों को चिंता तो होती होगी, भाई पार्टी है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो चिंता तो है कि एक तो सबसे बड़ा जो सस्पेंस है या सबसे बड़ा जो उनको चिंता हो रही है इन लोगों को, लीडर्स को, इनके बड़े नेताओं को, वो ये चिंता हो रही है कि बीजेपी उनको सीएम बनाएगी या नहीं बनाएगी। इवन अभी मैं कहीं पर बैठा था तो एक लोग बातचीत कर रहे थे, वो बिहार से ही दोनों लोग थे और बड़े नेता थे, तो बोले कि ऐसा ना हो जाए कि वसुंधरा राजे जैसे इनका हाल हो जाए। और वसुंधरा राजे में तो उनको मंच पे पर्ची पकड़ाई गई थी, इनको ऐसा ना हो कि पर्ची भी ना पकड़ाए, इन्हीं से जाके बुलवा दे कि सीएम मैं नहीं रहूंगा या कोई और रहेगा। तो ये वाला भी एक चिंता है बीजेपी लीडर्स में कि सॉरी जेडीयू के लीडर्स में कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ ये भी हो जाए। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, और लास्ट जब चुनाव हुआ तो ये सस्पेंस था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उस बीच में एक पर्ची लिख कर आई और वो उन्हीं को पकड़ाया गया। वो भी मंच पे वसुंधरा राजे को ही पकड़ाया। वो तो फिर भी बिल्कुल अलग मामला है, आपके पार्टी के अंदर का आदमी है, ठीक है। यहाँ तो पहले से एक फैसला करके वहां जाना पड़ेगा ना। इतना आसान नहीं है अभी सी, क्योंकि इनको भी तो जरूरत है ना, सेंटर में आपको जरूरत है ना, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, आपको 240 सीट्स है और 12 सांसद हैं जेडीयू तो जेडीयू के 12 सांसद हैं, और आपको तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी वाले ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी जरूरत है। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताइए कि जैसे प्रशांत किशोर ने जो एकदम दावा किया है कि 25 सीट से कम आएगा तो वो छोड़ ही देंगे। हाँ, मतलब पार्टी में इस तरह की चर्चाएं तो चलती ही होंगी। आपके हैं संपर्क भाई जेडीयू के नेताओं से, बताइए अंदर खाने क्या बातचीत चलती है। ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर का जो मामला है, हम लोग जब उन्होंने एज ए पार्टी काम करना शुरू किया कि अब हम पार्टी बनाएंगे, चुनाव में आएंगे, तब भी हम लोग कह रहे थे कि वो आदमी जो है मुद्दों को चेंज करेगा। और बहुत से लोग हमारे जो दोस्त हैं बिहार से, जेएनयू में और इन जगहों पे जो बैठते थे, तो वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे उस समय, बिल्कुल भी मानने के लिए। और हम बोल रहे थे कि वो आदमी, हम ये नहीं कह रहे कि वो 2025 में वो सीएम बनेगा या 2025 में बहुत डिसाइडर रोल में आ जाएगा, हम ये नहीं कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि वो आदमी मुद्दों को चेंज करेगा, दूसरा वो डिस्टर्ब करेगा पॉलिटिक्स की, बिहार की पॉलिटिक्स को। और अल्टीमेटली आज सारे लोग ये मानने को तैयार हो गए हैं कि हाँ वो डिस्टर्ब करेगा और वो एक निर्णायक भूमिका में होगा जहां वोट काटेगा। और हम अभी भी मान के चलते हैं, हालांकि अभी हमारे जो दोस्त जो मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो बोले 8-10% के बीच में वोट लाएगा। हम कह रहे कि अभी भी वो 2 to 5 के बीच में उसका नंबर्स रहेगा, और वो उसने बाई इलेक्शन में भी करके दिखा दिया। दूसरा, उनकी अभी भी एक जामीन होना है प्रशांत किशोर का, कि आप तो ना इससे पहले एमएलए रहे हैं, ना एमपी रहे, ना मंत्री रहे। प्रशांत किशोर पे मैं आऊँगा, एकदम पूरा एक अलग सेक्शन ही है, क्योंकि उन्होंने तो आजकल हल्ला काटा हुआ है। मुझे जेडीयू का बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान में देख रहा था, वो एक सभा में ये कह रहे थे कि अगर पार्टी उत्तराधिकारी जो नहीं घोषित करेगी तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है और शोषित समाज दल वाली हालत हो जाएगी, पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी। और इशारा उनका जेडीयू के तरफ था। और फिर इस बीच में ये खबरें चल रही थी कि जो जेडीयू के तमाम कई नेता थे जो लगातार निशांत, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको आगे कर रहे थे, तो नीतीश जी ने हड़काया भी कि इनको थोड़ा सा शांति रखो। और उस मतलब पिछले काफी दिनों से निशांत की कोई सक्रियता दिख नहीं रही, मतलब अचानक से 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए एक्टिव हुए और फिर एकदम दिख नहीं रहे हैं वो कहीं भी। नहीं तो लगातार उनके वीडियोस आ रहे थे कि पापा ने बहुत काम किया है, तो अमित अंकल ने बोला है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये सब चला गया है। जहां तक क्या प्लानिंग है नीतीश को लेकर, जो निशांत को लेकर जो सवाल है, निशांत को लेकर ज्यादातर सवाल जो है कुर्मियों की तरफ से, कुर्मी लोग उसको पुश कर रहे हैं कि अगला जो नेता है कुर्मियों का या फिर पूरे बिहार का, वो उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं।
लेकिन नीतीश कुमार को अगर कोई बिहार में अच्छे से जानता है, मेरी जानकारी में या मेरी जो समझने का तरीका है, वो बस लालू यादव है। लालू यादव ही जानते हैं, और वो खुद कई बार मतलब सदन के अंदर और बाहर कई बार बोल चुके कि सबके मुंह में दांत होते हैं, नीतीश के तो पेट में दांत हैं। तो नीतीश कुमार को सबसे अच्छे से वही जानते हैं, और नीतीश भी शायद नहीं जानते होंगे उनको करना क्या है। भाई वो जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे भी कुछ लोगों को बिठा देते हैं, और नीतीश कुमार ने मतलब ठीक है वो इंजीनियर रहे हैं और ये सब के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको भी शायद नहीं पता होता है कि हम आगे क्या करेंगे। तो उनके बारे में कुछ भी बोलना या प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल कि जो हर बार जो कुछ नए मतलब हर 2 साल में एक नए उत्तराधिकारी आ जाते हैं जेडीयू में। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले, मतलब नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, एक और बड़े लीडर हैं जो अभी आज की डेट में, और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी के बाद पॉलिटिक्स में, उनको लगा कि हमें लोकसभा का सीट मिलेगा, और उन्होंने बिना पार्टी के परमिशन के उन्होंने एक अपनी अलग रैली शुरू की, और शुरू की एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अब उत्तराधिकारी होंगे। इसके बाद उनको बिठा दिया गया। नहीं तो ये तो मीडिया ने भी पहले प्रोजेक्ट कर दिया ना। मीडिया ने भी प्रोजेक्ट किया और उन्होंने करवाया भी, क्योंकि पैसा था आपके पास, सब कुछ था, आपने करवा लिया। सेकेंड चीज, आरसीपी सिंह को कभी लगता था कि वो उनके उत्तराधिकारी होंगे, आज कहाँ है? और उनके पीछे जिसको लाया गया था उसके पीछे आरसीपी सिंह को बिठाया गया था, और आज आरसीपी सिंह और दूसरे लोग जो साथ में हैं। दूसरा आ जाइए उपेंद्र कुशवाहा जी को, इनको भी कभी लगता था कि हम कोयरी कुर्मी या लवकुश का जो समीकरण है उसमें हम फिट बैठेंगे, इसके बाद हम ही उत्तराधिकारी होंगे। आज वो कहाँ है? तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार ही बेहतर समझते होंगे, ये इस पर भी हमें डाउट होता है। एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे जो होता है ना कि हर बार जब कुछ इस्तीफे होते हैं, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के ये खास अधिकारी अब लड़ेंगे चुनाव। और जब एक एक के प्रोफाइल में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो पता ये चलता है कि वो नीतीश कुमार के अधिकारी थे, मतलब क्या वो बिहार सरकार के या केंद्र सरकार के अधिकारी, आईएएस अधिकारी, या फिर तो वो अधिकारी थे और उनके साथ क्लोजली काम कर रहे थे। पता चलता है कि नीतीश जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम तुमको टिकट देंगे और तुम इस्तीफा दे दो। एक खुद का कॉन्फिडेंस है। जैसे जब हम अभी करगहर गए, दिनेश राय ने अभी वहां से इस्तीफा दिया था, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि मतलब, या कोई ऐसा ऊपर से ये नहीं कहा गया है कि एश्योरेंस की हम आपको ये सीट देंगे ही देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा। तो एक कई बार ऐसा होता है ना कि वो खुद से तो कहीं नहीं प्रोजेक्ट कराते हैं सारे लोग कि नीतीश कुमार के खास अधिकारी जो अब चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो होता है कि हम नेता के बहुत करीब हैं और इसलिए हम उत्तराधिकारी होंगे। होता है बहुत लोगों को ये कि मनीष वर्मा को भी एक समय पे लग रहा था, लेकिन नीतीश कुमार, वो आपकी बात सच है कि नीतीश कुमार ने कभी ये नहीं बोला कि हाँ ये हमारे इवन अभी तक, अभी अगर देखा जाए तो बहुत लोग मानते हैं कि अशोक चौधरी और ये सब लोग जो उनके बहुत खासम खास हैं। इसके बाद भी नीतीश का वो अनाउंसमेंट नहीं है कि हाँ हमारे बाद ये होंगे या सेकंड ये है, अभी भी वो ऐसा बात नहीं बोलते। तो ये कहना बहुत, संजय झा पे उनको भी डाउट है क्या? अब ये प्रशांत किशोर पे एक था कि हाँ इनको देना है। हाँ, प्रशांत किशोर को लेकर ये अभी मैं कुछ दिन पहले बैठा था एक लोगों के साथ, तो बोल रहे थे कि जब इसको ऐसे बोले थे कि जब इसको राजनीति करनी थी तो ये इसको यहाँ रहना चाहिए था, ये फिर वो क्यों चला गया वहाँ। और आज की डेट में अगर ये यहाँ पे होता तो सब कुछ इसके हाथ में, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है सब इसके हाथ में होता, और इसको क्या बनना है ये भी इसी के हाथ में होता है। तो और इसके बाद नीतीश कुमार वैसे भी मतलब कि पॉलिटिक्स जो है खत्म होने को है, तो इसके बाद तो यही इसके पास ही सब कुछ होता है। लेकिन पता नहीं इनको क्या सूझा कि ये लोग अलग हो गए। लेकिन वो बात उनकी तो सच थी, लेकिन ये भी तो एक सच था कि उनके जब प्रशांत किशोर जेडीयू में थे और इसके बाद उनके ऊपर भी किसी को बिठा दिया गया था, तो ये प्रशांत किशोर के लोगों को भी लगता है या प्रशांत किशोर भी लगता है, एक के पीछे एक लगा के हाँ, सबको बैलेंस किए रहते हैं। वो मकबूल में डायलॉग है ना, ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह एक दूसरे को कहते हैं शक्ति का संतुलन बना रहे, आग के लिए पानी का डर जरूरी है। वही हाल है नीतीश जी। मतलब सोचिए, जाहिर तौर पे इतने लंबे समय से 2005 के बाद से वो लगातार सीएम है बिहार में। बीच में 1.5-2 साल का वक्फा छोड़ दें जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री, वो भी उन्हीं की कृपा से, और वो भी उन्हीं की कृपा से हैं। तो जाहिर तौर पे आज का सारा नेगोशिएशन ही उन्हीं की कृपा से होता है। हाँ, अब प्रोफाइलिंग उतनी बड़ी है नीतीश कुमार की, लेकिन कमाल के व्यक्ति हैं कि लोगों को समझ ही में नहीं आता है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। और जैसा पंकज जी कह रहे हैं कि इनको लगता है कई बार उनको खुद नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना है। हाँ, ठीक है। हमने देखा कि कुछ
अखबारों ने और फिर अलग अलग पत्रकारों ने सूत्रों के हवाले से ये खबर चलाना शुरू किया कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो गई है। और मैं वो सूत्रों को इकट्ठा करके ले आया हूँ लिख के कि जेडीयू 102, बीजेपी 101, एलजेपी आर जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो 20 सीट लड़ेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है सेक्युलर, वो 10 सीटों पे लड़ेगी। और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 10 सीट पे लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये किसका है? ये सूत्रों के हवाले से चलाया जा मुझे नहीं पता है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है किसने कहा था कि सूत्र को किसी ने एक वर्ड दिया था। तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ काफी दिन से, जिसने भी कहा हो वर्ड में भी अभी भी मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। हाँ। तो ये वैसे ही मैं मानता हूँ। दिल्ली में जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और जो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को भी मैं जानता हूँ या जर्नलिस्ट जो बैठते हैं, एनडीए के 20 से कोई खबर आए और वो बोले और वो सच हो, इम्पॉसिबल। एनडीए की तरफ से कोई ऐसी चीज इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं लीक हुई है जो पहले आउट हो जाए और बाद में वो सच साबित हो। देखिए एक्सेप्ट ये वाला, और वो भी जनता बोल रही थी और शायद इनके पास कोई लोग नहीं थे, इस वजह से रेखा गुप्ता वाला, उस पे लोगों की लगभग एक सहमति बनी थी कि हाँ इन्हीं को करेंगे, और फाइनली वही हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सूत्र के हवाले से जो भी खबर आई है वो सच के बहुत करीब है। मामला ये है, जेडीयू लड़ जाएगी, बीजेपी से ज्यादा सीट मिलेगा उसको। मतलब जेडीयू का पूरा ये है कि बड़े भाई दिखना है तो दिखना है, बिग ब्रदर। हाँ वो एकदम है, एक सीट ज्यादा वो रहेंगे तो रहेंगे, ये तो मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये तो भले वो पिछली हाँ, बार और सिंबॉलिक बीजेपी कर सकती है कि हो सकता है एक सीट इनको ज्यादा दे दे, और हो सकता है वो 20 सीट पे सिंबल जेडीयू का हो, नेता कैंडिडेट्स उनके हो, ये भी हो सकता है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और अब मामला ये है कि ये 102 सीटों में जो 102 101 सीटों जो दोनों के हैं, तो अब कौन किसको अपने खाते से कितना देगा, ठीक है, क्योंकि लोजपा वो पार्टी रही नहीं जिनके पास 20 उम्मीदवार हैं लड़ाने के लिए, ठीक है। एक बार कहावत भी था कि पहले परिवार, तो अब वो तो रहा नहीं, ठीक है। इनके पास तो 5 सांसद हैं चिराग पासवान के पास, वो तो 40-45 मांग रहे हैं। नहीं ठीक है, वो हैं, लेकिन और वही दबाव बनाने के लिए रैलियों में नारे लग रहे हैं। कितना दिया है एलजेपी को? 20। मैं एलजेपी को 20। हाँ, मैं मान के चलता हूँ ये 20 से 30 के बीच में रहेगा। 20 से 30 के बीच में, बिल्कुल। और उसमें भी मुझे लगता है कि बीजेपी के खाते से उसको बहुत सारी मतलब बीजेपी के उम्मीदवार होंगे जो इनके सिंबल पे लड़ेंगे, तो एडजस्टमेंट यही होगा। बाकी जो जितना लेंगे वो, अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा के पास भी मुझे नहीं लगता है कि 10 उम्मीदवार होंगे विधायकी लड़ने के लिए, तो जेडीयू वहां भी एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो अब इन लोगों का कहाँ कितना एडजस्टमेंट होगा, वही पूरा मामला है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, वो दे देगी, आपको दिखेगा भी कि देखो हाँ हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया, लेकिन बाद में फाइनल जो है वो उन्हीं के चरणों में होंगे। महागठबंधन में मतलब मैं सभी पार्टियों पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ये कल से चल रहा है कि अचानक से वो सूत्र एक्टिव हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 66 सीटें मिल सकती हैं महागठबंधन में। पिछली बार 2020 में जब लड़े तो 70 मिली थी, 19 जीत कर आए थे, सबसे खराब स्ट्राइक रेट। तो इस बार है स्थिति 66 मिलने की। आपके तो हैं कई कांग्रेस नेताओं से बातचीत है, आरजेडी वालों से भी है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, हाँ, ठीक है, जो मतलब भले अब कुछ वो हो ना हो, नाम बता दीजिए, कुछ नहीं तो ठीक है, रहने दीजिए। तो मतलब कांग्रेस को एक चॉइस ये दिया गया कि सीटें आप कम कर लीजिए, ठीक है, लेकिन जो आपको लगता है कि यहाँ पे आप मजबूती से लड़ सकते हैं, मनपसंद सीटें आप लीजिए और बाकी सीटें आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब मामला ये है कि 66 सीटें अगर ये लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट विधानसभा में रहा कम्युनिस्ट पार्टियों का, उनको भी चाहिए, ठीक है। अब भाकपा माले ने 40 सीटों की लिस्ट बना के दी है आधिकारिक तौर पे। मतलब मैं दीपांकर भट्टाचार्य का इंटरव्यू कर रहा था पिछले महीने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने 40 सीटों का लिस्ट बना के दिया है, सीट वार, मतलब नाम के साथ कि हम ये सीट हमें चाहिए। और जाहिर तौर पे उनके पास ग्राउंड भी है, वो क्योंकि वो पिछली बार परफॉर्म किए हैं। देखिए, और एक चीज यही है कि जब से ये माले के साथ, माले को भी इन्होंने गठबंधन में लाया, तब से ही ये इंडिया ब्लॉक ये कहें महागठबंधन मजबूत भी दिख रही है। क्योंकि हमने बहुत शुरुआत से हमने ये देखा कि जैसे जब राजनीति की समझ बहुत कम थी तो हम देखते थे कि एक ये दल और उसके बाद एक तीसरा माले जिसके पास एक इतने फिक्स्ड वोट की नहीं भी तो 20,000, 25,000, 30,000 एक वोट आ रहे हैं। तो वो सब जुड़ के, मतलब अभी अगर हम कह रहे हैं कि एक जैसे
कांग्रेस अगर अकेले सारे सीटों पे अगर लड़के देखे, उसके वो उतनी सीटें नहीं जीत पाएगी बिहार में जितना मतलब माले जीत मतलब जितना माले ने जीत के आपको दिखाई, और नहीं भी जीतेगी तो एवरेज जो वोट परसेंटेज है वो माले का ज्यादा होगा। तो ये एक चीज है। तो अब अगर माले झुकने को तैयार है, ठीक है, तब संभव है। और अगर मुकेश सहनी को तो जितना सम्मान दिया गया, अब अगर वो सम्मान मुकेश सहनी को 25 सीटें और एक अगर अगर CM पोस्ट अगर है। अगर नहीं 60 सीटें, डिप्टी सीएम। माफ कीजिए, अगर वो उस 60 सम्मान के कर्ज सीट तलों और दब जाएं और डिप्टी मतलब सीएम। राहुल गांधी के ठीक बगल में उनको बैठाया गया पूरे यात्रा के दौरान, अगर वो कह गए कि देखिए आपको कितना सम्मान दिया गया, आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, तभी संभव है, नहीं तो। मुकेश सहनी जो उनके पास वोट बैंक है, अगर मान लें एक बार को कि जो मल्लाह समुदाय के लोग हैं वो उनके पीछे लामबंद है, तो वो कितने बड़े पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे आप देख सकते हैं, या फिर वही है कि 10 सीट वाला मामला? नहीं, एक तो जो कांग्रेस को जो 60 या 66 सीट दे रहे हैं, ये तो तब नुकसान उठाना है, विपक्ष बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। और इसको मान लेना चाहिए कि अब हम हार चुके हैं, बस लड़ाई आपको लड़ना है, कंटेस्ट करना है सीट पे तो करिए, बट चुनाव आप वैसे भी हार जाएंगे। दूसरा ये कि जैसे जो मुकेश सहनी वाला मामला है, आप जिन कास्ट को आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम किसी कास्ट के या कोई ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि इनको अप्लीमेंट किया जाए, और वो हमें कुछ उसका शेयरिंग मिला, मान लीजिए हमको 10 सीट मिला और 10 में मैंने 6 जो सीट जो है वो बेच दिया, 4 जो है अपने कास्ट को लोगों को दिया, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप सीधे सीधे हमें शेयरिंग ना देके हमारे सोसाइटी को ये जो देना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन, या हम जो बोले कि हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम एक्चुअल में दे नहीं रहे होते हैं, हम जो है बेच रहे होते हैं। तो आप सीधे सीधे उस समाज के हिस्से को उस समाज से टिकट दे दीजिए, उतने आप ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। जैसे ओम प्रकाश राजभर हो या मुकेश सहनी हो या निषाद, जो संजय निषाद है, ये सारी पार्टीज का यही है, ये सिंगल कास्ट बेस्ड पार्टी है और इससे एक ही कास्ट चुनाव में जो है मतलब वोट देती है, दूसरी जो कम्युनिटीज हैं वो नहीं देती हैं, वोट भी नहीं देती हैं और उनको टिकट भी नहीं देते हैं। आपको जब टिकट ही बेचना है या टिकट ही दूसरे को देना है और आप बार्गेनिंग कर रहे हैं कास्ट के नाम पर, उनकी फीलिंग्स को बेच रहे हैं, तो ये और दूसरा नुकसान उठाएंगे, दूसरी और उनके पास वोट है नहीं, ठीक है। एक आप उभर कर आए हैं, लेकिन आपने अल्टीमेटली क्या किया है? तेजस्वी यादव की बात हो रही थी और महागठबंधन की, तो उससे आ जाते हैं कि जिस दिन आखिरी दिन था जो वोटर अधिकार यात्रा का, उस दिन एक वीडियो क्लिप कट के ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ मनोज झा का, जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, और वो एक पत्रकार जो विष्णु नारायण हैं, हम लोगों के जान पहचान के ही हैं, वो पटना में लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, तो विष्णु नारायण से वो बात कर रहे हैं और तभी पीछे से शक्ति यादव जो हैं वो आके उनको चुप करा रहे हैं। अब वो एग्जैक्ट क्या कह रहे हैं ये हमें मतलब वो समझ नहीं आ रहा है। क्लिप ही बहुत छोटी है, हाँ बहुत छोटी क्लिप है, लेकिन उनके हाथ के इशारे से ऐसा लग रहा है कि, और फिर वो मनोज झा थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए, वहां से हट जा रहे हैं, है ना। तो फिर एक पत्रकार हैं कन्हैया भिल्लारी, उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया कि मैं गया था आरजेडी के मुख्यालय, वहां जो सूंघ कर आया हूँ वो बता रहा हूँ कि आरजेडी सिर्फ यादवों की पार्टी है। 3 यादवों के उन्होंने नाम लिख के, तेजस्वी यादव, संजय यादव और शक्ति यादव। शक्ति का नाम सुन के फिर मुझे वही डायलॉग याद आया कि शक्ति का संतुलन बना रहना जरूरी है, नहीं बना, असंतुलित हुए तो देखिए फिर उनको सफाई वफाई देनी पड़ गई कि भाई हम लोग जाना था एक ही गाड़ी से, तो उनको कह दिया कि आइए साथ निकल जाइए। क्या मामला रहा, आप तो थे उस दिन? नहीं, मैंने वो क्लिप देखा, मैंने सामने से तो नहीं देखा, लेकिन हाँ उस दिन सबको मतलब देख रहा था। वो एग्जैक्ट किस टाइम पे वो हुआ वो मुझे समझ नहीं आया। उस दिन तो मनोज झा से मेरी बातचीत भी हुई थी, खबरगांव पे हमने इंटरव्यू करके उनका डाला भी था, तो और वो वाकया बड़ा शानदार था। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इस बार के वोटर अधिकार यात्रा में, अब मुझे नहीं पता कि वो नैसर्गिक गुण थे सारे नेताओं में या फिर उन्हें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी गई कि आप एक एक आदमी जो आपके आसपास आए वो आपसे बड़ा कनेक्टेड फील करे। हमने देखा कि जैसे क्या हुआ कि हमारे सामने थे रणदीप सुरजेवाला, हमने उनको बोला कि सर 2 मिनट बस बातचीत करेंगे, तो उसी बीच में क्या हुआ कि उन्होंने हमें हाथ में पानी दे दिया। वो बोला कि आप पानी पीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, इतने धूप में आप लोग काम करते हैं, इतना हैवी चीज़ें सब टांग के रखते हैं, तो थोड़ा एक बोतल कम से कम पानी भी रखा करिए। उन्होंने पानी दिया। फिर क्या हुआ कि वो अचानक से ना वहाँ से गायब हो गए। तो जब गायब हो गए तो हमने देखा कि चलिए वो जब मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे, मनोज झा से फिलहाल बात कर लेते हैं। तो हमने उनसे बोला, तो मनोज झा मतलब चूंकि पहले से परिचित थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ खाए पिए हो
ये देखो एकदम पूरा मुंह कैसा हो गया है। वो कुछ बैग में से निकाल के दिया, और जब तक हमने उसको खाया तब तक वो वहां पे खड़े रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया। तो उस टाइम पे हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई रोक टोक करने वाला या कोई मॉनिटर करने वाला वहां था। मतलब एकदम बहुत फ्री। अब मुझे ये नहीं पता कि ये घटना उसके बाद की है या घटना उसके पहले की है। शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि एक चर्चा हुई थी कि हम लोग जब आप चलिएगा तब हमें बताइएगा, ठीक है। नहीं, ये उन्होंने बाद में बोला है, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है तब। हाँ, उससे पहले ऐसा कुछ उसमें दिख नहीं रहा है। तो शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमें बोला था कि जब आप चलिएगा तो हमें बताइएगा। तो मामला यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो पहले का था या बाद में था। मतलब क्या एग्जैक्टली उनको ये बोला गया था कि आपको किसी पत्रकार से बात नहीं करनी है? ऐसा मुझे समझ में नहीं आया था। तो मुझे मतलब सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था। अब आपने क्या ड्रॉ किया? लेकिन हाँ, क्लिप में जितनी चीजें दिख रही है, मनोज झा काफी असहज थे उसमें। असहज थे, और शक्ति यादव के चेहरे का हाव भाव थोड़ा हाव ये बता रहा था कि मतलब मैं एक पावर होल्ड करता हूँ और आप हमारे इशारा डायरेक्शन कर पे रहे आप हैं कि सुनेंगे। मतलब इससे पहले मैं कमेंट दूं, एक शब्द मैंने यूज किया था, मुसहर और उसहर, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो गलती से मुझे नहीं बोलना चाहिए। सेकंड चीज़, जो उसमें वीडियो में दिख रहा है, अगर वो इतना वायरल ना होता और वो असहज करने वाला ना होता तो शक्ति यादव को क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो ये था कि आपने असहज किया, और वो बहुत छोटा क्लिप था, इसलिए वजह से बहुत सारा उसमें क्लेरिफिकेशन हो नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में उससे पहले या उसके बाद क्या हुआ। लेकिन वो जो इशारा, फर्स्ट टाइम जो इशारा है, या जो मनोज जी, तो वो एकदम अलग है। लेकिन जब देखते हैं कि कैमरा है तो थोड़ा वो मुस्कुराते हैं, मतलब बहुत शालीनता की तरह पेश आते हैं और ऐसे करते हैं। लेकिन वो तब तक मैसेज वो जा चुका था और वो वीडियो वायरल हो चुका था। लेकिन ये तो सच है कि मतलब होल्ड तो है ही है। मैं बिहार जाता रहता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा एक किताब वाला भी काम है, तो इस वजह से मैं वहाँ के आर्काइव इन सब चीज़ों को, और मुझे थोड़ा मतलब इंटरेस्ट भी रहता है सोसाइटीज़ को जानने का। तो मैं, बहुत सारे जो हमारे दोस्त यादव हैं वो असहज हैं वो संजय यादव को लेकर, कि हरियाणा का यादव जो आके यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहा है और हम लोग क्या करेंगे, केवल हम वोट देने के लिए हैं। जो यादव लीडरशिप करना चाहते हैं या जो यादव नेता बनना चाहते हैं, उनको लेकर, ये संजय यादव को लेकर उनके मन में एक असहजता है और वो नहीं पसंद करते हैं। और इसी वजह से वो तेजस्वी को भी नहीं पसंद करते, क्योंकि क्या हम लोग केवल हम यहाँ पे वोट देंगे और राज्यसभा कोई और जाएगा, सारा डिसीजन कोई और लेगा। दूसरा, और एक शिकायत अभी मैं एक लीडर से मिला था, तो वो भी बोल रहे थे कि वो चाहते हैं कि वो इंडिया ब्लॉक में गठबंधन के साथ रहें और अपनी आइडेंटिटी के साथ, जो भी उनको 10-5 सीटें मिल जाएं उसके साथ। लेकिन उनका इशारा है कि संजय यादव जी हमें नहीं आने देना चाहते हैं। अच्छा। वो चाहते हैं कि जो भी आप नेगोशिएट करें वो कांग्रेस के साथ करें। मान लीजिए 66 कांग्रेस को सीट मिल गया, और तो वो चाहते हैं कि 66 सीट में अगर 6 आपको मिल रहा है तो वो कांग्रेस के अकाउंट से मिले, मेरे इंडिया ब्लॉक के अकाउंट से नहीं। तो ये भी है कि आप पावर को होल्ड करना चाहते हैं। उस तेजस्वी यादव को किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, ये भी वो लगभग डिसाइड करते हैं। और ये मैसेज वहाँ के यादवों में भी है और बहुत सारे वोटर्स के बीच में है कि हाँ, सारा वो लोग होल्ड करते हैं। अब आखिरी सवाल है मेरा, और वो शुरू करेंगे हम एक जीके के सवाल से। पहले बारी बारी आप दोनों लोग जवाब देंगे। बताइए भाई, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। हमने हमेशा यही बोलता रहा। ठीक है, कोई व्याख्या नहीं चाहिए, एक शब्द में चाहिए अपने को जवाब। बताइए पंकज जी, कितने? इस पे मैं कमजोर हूँ, मेरा जीके बहुत कमजोर है। इस पे प्रशांत किशोर जी बहुत महारत हासिल किए। हाँ, अच्छा कि आप बच गए। ये तो पकड़ा जाएंगे तो प्रशांत किशोर पता ना इनका क्या हाल करें। कहाँ है भाई, उनको क्यों 40-42 की गिनती लेके घूम रहे हैं? पहले उन्होंने ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट को रगड़ना शुरू किया कि ये जो दिल्ली में पत्रकार बैठे हैं इनको पता नहीं है कि बिहार में कितने जिले हैं, और ये बताते हैं कि बिहार की 13 करोड़ आबादी। देखो, हम लोग लूसेंट पढ़े हुए लोग हैं। मुस्तकबिल का फैसला कैसे करेंगे और किसको नेता चुनेंगे। फिर उन्होंने ये सब करते रहे। फिर उन्होंने कहा, किसी ने बोल दिया कि 38 है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं 40 है। इस पर जो न्यूज़ लॉन्ड्री के पत्रकार हैं अतुल चौरसिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जिले में 38 है तो 40 कहाँ से होगा। इस पर इंडिया टुडे के पॉडकास्ट में प्रशांत किशोर ने बताया कि मतलब एकदम वो ट्रोल की भाषा है कि एक पत्रकार दिल्ली में बैठकर जिलवे लिख रहा है ताकि लगे कि बिहार से उसको बिहार की जानकारी है। फिर वो दोहरा रहे हैं कि 40 है। तो अतुल चौरसिया ने ट्वीट किया है, मैं वो पढ़ देता हूँ। हमने कहा 40 तो 40 ही होगा, यह थेथराई और अहंकार है। तथ्य सामने है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जिले की बात है तो 38 है, अगर पुलिस जिलों की बात है तो 44 है। यानी दोनों नजरिए से ये गलत बोल रहे हैं।
बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट नथी है, ज्ञान सागर जी को समर्पित। और उन्होंने फिर वो बिहार सरकार की वेबसाइट से लगाया है जिसमें पुलिस डिस्ट्रिक्ट 44 है, हालांकि 40 भी कह सकते हैं यार, रेलवे पुलिस स्टेशन नहीं, रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट 4, सिविल पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 है। अनिलोत्तम मृणाल ने एक किताब लिखी है डार्क हॉर्स, हाँ। तो उसमें एक राय साहब होते हैं, ठीक है, और राय साहब का लास्ट अटेम्प्ट होता है, ठीक है। हाँ। तो एक बार वो छुट्टी में अपना घर जाते हैं, मतलब छुट्टी क्या ही होता है, छुट्टी तो होता है कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों का, सेमेस्टर ब्रेक होता है। तो वो गए अपने गांव के चबूतरा पे बैठे और उनसे पूछा गया है कि ये बताइए अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। यूपीएससी की तैयारी करते हो, आईएएस बनना है, अंबेडकर का जन्म कब हुआ गांव था? के लोगों ने पूछा। हाँ, तो वो लगे बताने कि चूंकि याद तो था नहीं, उन्होंने बोला कि अंबेडकर का जन्म या मृत्यु नहीं होता, अंबेडकर एक युग है, अंबेडकर एक विचार है जो कभी मरता नहीं है, जब तक इस देश में लोकतंत्र रहेगा तब तक अंबेडकर प्रासंगिक निबंध रहेंगे। लिख दिए। हाँ, पूरा 10 मिनट 15 मिनट जो भी उनको बोलना था सब कुछ उन्होंने बोला, लेकिन लास्ट में लोग संतुष्ट नहीं हुए 10 मिनट, मतलब वो उनको संतुष्टि मिलनी थी कि डेट बताओ एग्जैक्ट। अब वो मतलब लास्ट में उन्होंने पूछ ही दिया कि ये बताओ जन्म कब हुआ था। जब आप किसी को ट्रोल करते हैं ना तो कभी कभी आप खुद हो जाते हैं। प्रशांत किशोर बीच में सबको ट्रोल कर रहे थे, मतलब आपको मीडिया हाइप मिल जा रहा है और लोग मिल जा रहे हैं, आप बोलते हैं वायरल होता है, लेकिन आप जब खुद करते रहते हैं ना तो आप कभी वही आप बन भी जाते हैं। तो उसी में ये भी उनका अभी हो गया। ऋषिकेश भाई गए हुए थे। अभी तो बहुत सारी चीजें होंगी। अब जैसे प्रशांत किशोर की बात निकली तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 60+ सीटें, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, उन्होंने बोला कि 25 सीटों से एक सीट ज्यादा आ गया तो राजनीति छोड़ देंगे। बीबीसी को इंटरव्यू दिया उन्होंने, हाँ, उसमें ही बोला है। हाँ, और ये भी वो मानक गुप्ता को भी शायद बोले हैं। दो वर्ड लगभग हर इंटरव्यू में दो वर्ड यूज किए, या तो अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा। जैसे उन्होंने 2 प्रेडिक्शन किया, एक जेडीयू के लिए उन्होंने कहा कि जेडीयू अगर 25 से ज्यादा सीटें लेकर आ गई तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। दूसरा उन्होंने अपने लिए किया कि हम बीच में नहीं रहेंगे, या तो हम एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हाँ, या फिर सड़क पे अर्श या फर्श पे, बीच वाली स्थिति नहीं हुई। और अगर 20-22 विधायक जीत के आ जाएंगे तो उनको कह देंगे कि जाके किसी और पार्टी को ज्वाइन करें। आप वो पॉलिटिकल आदमी हो चुके हैं, उनकी बातों का उतना महत्व नहीं देना चाहिए। अभी वो जब हार जाएंगे, जेडीयू जब 25 से 60 के बीच में आ जाएगी तो पॉलिटिकल लीडर्स का तो बयान बदलते रहते हैं। ये सम्राट चौधरी क्या बोलते थे पहले, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बन जाऊंगा, या बीजेपी का, हाँ बीजेपी नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा दूंगा, मुरैठा नहीं खोलूंगा, मुरैठा नहीं, बाद में खुल गया मुरैठा। तो अब फिर वो पटना में रैली वाले बोल देंगे, प्रोफेशनल आदमी बोल देंगे ठीक है हमने बोला था, और इधर उधर बात करके वो साबित ही कर देंगे। आप गए हुए थे करगहर, रितेश पांडे का आपने इंटरव्यू भी किया, फिर बीच में खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर करगहर से लड़ेंगे। अब पता नहीं, कई वरिष्ठ पत्रकार इस चीज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक नैरेटिव इस चीज से बहुत ज्यादा बनता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी आपने बनाई, आप चाहते हैं कि आपका सीएम हो, तो जो इंसान उसको लीड कर रहा है, एक बार लोग चाहते हैं कि इलेक्टोरली तुम भी फाइट करके दिखाओ। तो अब ये क्या प्रेशर बिल्ड हो रहा है प्रशांत किशोर पे, क्या प्रशांत किशोर इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं? क्योंकि बाहर अगर मतलब बहुत अनुभवी पत्रकार लोग अगर बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही होगी। तो इनके लिए बात हो रही है कि सेफ सीट कौन हो सकता है जिसको जीत कर वो विधानसभा पहुंच सके। तो सबसे सेफ सीट लोग करगहर को बता रहे हैं कि ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, संतोष मिश्रा वहाँ से अभी कांग्रेस के विधायक हैं, तो वो एक सीट है जो उनके लिए सबसे बढ़िया हो सकता है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि रितेश पांडे वहाँ लगे हुए हैं। रितेश पांडे इससे पहले 1.5-2 साल उन्होंने भभुआ में मेहनत किया, ठीक है, भभुआ बीजेपी की सीट थी, ठीक है, तो उनको लगता था कि वहाँ उनको मिल सकता है टिकट। तो मतलब वो रहने वाले, भभुआ उनकी सीट नहीं है, वो करगहर के हैं, ठीक है, लेकिन उनका था कि भभुआ वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि करगहर जेडीयू की सीट है। तो जब उनको शायद थोड़ा बहुत हिंट मिला होगा कि बीजेपी से उनको नहीं मिल सकता है, तो वो उन्होंने जनसुराज ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद भी भभुआ क्यों नहीं लड़े, क्योंकि ठीक है पार्टी चेंज हो गई, लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट जो आपका था पूरा का पूरा भभुआ में, उसको आपने वहाँ से शिफ्ट करके आप करगहर आ गए। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रितेश पांडे आखिर क्यों उनको करगहर दे देंगे अगर ऐसी नौबत आती है। तो आपको लग रहा है कि रितेश पांडे इस पोजीशन में है कि वो दें और ना देने का फैसला कर पाए प्रशांत किशोर के सामने जनसुराज में? तो पोजीशन में तो प्रशांत किशोर भी कुछ नहीं है ना,
मतलब रितेश पांडे की तुलना में तो है ही। अगर जनसुराज की टिकट का बंटवारा होगा नहीं तो कहाँ से- जनसुराज की टिकट एक होता है कि पार्टी का एक बड़ा सा कैडर है, ठीक है, वहां से रितेश पांडे को हटा के प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ा दिया जाए। अगर वो पार्टी बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, मतलब बड़ी पार्टी, बड़ा कैडर, बड़ा गठबंधन, तब समझ में आता है। अभी तो मान लीजिए आपने जबरन रितेश पांडे को हटा दिया, ठीक है, और आप प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ लिया, तो आपको क्या लगता है कि रितेश पांडे को लेके जो सेंटिमेंट होगा वो खिलाफ नहीं चला जाएगा? रितेश पांडे को हैं कहीं तो और बाहरी एडजस्ट ही, करेंगे। हैं तो बाहरी ही ना। तो ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। कि प्रशांत नहीं लड़ेंगे। नहीं, जितना मैं उनको समझ पाता हूँ वो बहुत होशियार आदमी है। वो चुनाव हो सकता है उससे सीट ज्यादा आ जाए, क्योंकि अगर आप हार गए ना तो फिर पूरी पॉलिटिक्स ही लगभग उनकी सवालिया निशान हो जाएगी। ये सिर्फ कहना कि आप जहां से बोलेंगे वहां से लड़ेंगे, पार्टी चाहेगी वो तो ठीक है, राघोपुर से पॉलिटिकल लड़ेंगे। आदमी है, कुछ भी बोल सकते। बिहार के चुनाव में जो मिथक बनेंगे, जो टूटेंगे, जो समीकरण बनेंगे टूटेंगे, वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इलेक्शन वॉच पे। आप लोग देखते रहिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये चर्चा कैसी लगी, इसमें जो सवाल डिस्कस किए गए उस पर आपकी क्या राय है। शुक्रिया पंकज भाई, आप जुड़े। और आपको भी शुक्रिया कहना है क्या? अरे आप तो घर के आदमी हैं हमारा। जो लोग देख रहे हैं वो भी घर के ही हैं। फिर भी थैंक यू सो मच। देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।